ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अब हम देखेंगे जो अंतिम महत्वपूर्ण यूरोपीय कंपनी था जो भारत व्यापार के लिए आया था, वो था फ्रेंच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी भी अंग्रेजों की तरह, लेकिन थोड़े लेट से, अंग्रेजों से देखें तो काफी लेट से आया ये, अंग्रेजों की तुलना में। लेकिन ये भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। लेकिन बाद में ये व्यापार के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। और यही हम देखते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में आपस में, है ना, टकराहट होती है ना? अपने-अपने इंटरेस्ट को लेकर क्लैश होता है। और इसमें हम देखते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक युद्ध की श्रृंखला चलती है, जिसे हम एंग्लो कर्नाटिक वॉर और अंग्ल कर्नाटिक युद्ध कहते हैं। इस युद्ध ने इस अंग्ल कर्नाटिक युद्ध ने यह निर्धारित कर दिया कि भारत में अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ही भारत में शासन करेगा। अगर इस युद्ध में, इस अंग्ल कर्नाटिक युद्ध में, या जो फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर जनरल था डुप्ले को अगर इस युद्ध में सफलता मिल जाती, तो आने वाले 200 साल तक अंग्रेज भारत में शासन नहीं करता, बल्कि फ्रांस भारत में शासन करता, फ्रांसीसी कंपनी भारत में शासन करता। लेकिन यह सौभाग्य अंग्रेजों को मिला, जो भारत में 200 साल तक शासन किया। अर्थात अंग्ल कर्नाटिक युद्ध भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया। व्यापारिक तो था ही, अब वो राजनीतिक वर्चस्व भी स्थापित कर लिया। तो आज हम देखेंगे फ्रेंच कंपनी की किस तरह से स्थापना हुई और कैसे भारत में वो प्रारंभ में व्यापार किया और फिर किस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप भी प्रारंभ किया। तो सबसे पहले देखें तो फ्रांस की जो कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी ये कब बनी? तो देखो, फ्रांसीसी कंपनी सन 1664 में या 1664 में, जब फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। और इस समय फ्रांस में बुर्बो वंश का जो सबसे शक्तिशाली और निरंकुश शासक था, वो था लुई लुई 14, है ना, लुई 14 इस समय फ्रांस का राजा था जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई, लुई 14 के समय में। और यह कंपनी जो स्थापित हुई थी, वह लुई 14 का ही एक मंत्री था, कोलबर्ट कोलबर्ट के सहायता से यह कंपनी बनी। मतलब कोलबर्ट के ही एफर्ट से यह कंपनी बनी थी। कब बनी? यह 1664। कंपनी का नाम देखो तो फ्रांसीसी कंपनी का जो नाम है वो है कंपनी, है ना, द कंपनी एंडेज, द कंपनी, कंपनी जो बनी फ्रेंच कंपनी, उसका नाम है द कंपनी डेस इंडेस ऑफ ओरिएंटल्स। ये कंपनी, फ्रेंच कंपनी का नाम है द कंपनी डेस इंडेस ऑफ ओरिएंटल्स, फ्रेंच कंपनी। इसके प्रयास से बना। कोलवर्ट, कोलवर्ट कौन है? लुई 14 का मंत्री, ठीक, या 1664। अब ये कंपनी मुख्य रूप से देखें तो इस समय यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस में प्रतिस्पर्धा था, कंपटीशन चल रहा था। तो अंग्रेज भारत में व्यापार, भारत के साथ व्यापार कर रहा है, तो फ्रांसीसियों को भी आना था, क्योंकि कम प्रतिस्पर्धा हर जगह होगी। तो भारत भी आया था ये कंपनी। और सबसे पहले देखें तो भारत में ईयर 1668 में इस कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया? सूरत में, वहीं जहां अंग्रेजों ने पहली बार, सूरत। फ्रैंक फ्रैंकवा फ्रैंकवा या फ्रैंको, है ना, कैरो कैरो, इसी ने भारत में ये फैक्ट्री स्थापित की। मतलब जब फ्रांसीसी भारत आया,
वो था फ्रैंकवा कैरो, जिसने भारत में पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। फिर ईयर 1669 में फ्रांस ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित किया, कहां? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, यहां अपना दूसरा व्यापारिक कोठी स्थापित किया। इस तरह से दो व्यापारिक कोठियां स्थापित हो गई, और इन दोनों व्यापारिक कोठियों का हेड, प्रधान बनाया फ्रैंको मार्टिन को। किसको बनाया? फ्रैंको मार्टिन, ये हेड बन गया। किसका हेड बन गया? सूरत और मछलीपट्टनम, जो अंग्रेजों या फ्रांसीसियों का जो व्यापारिक कोठी है, उसका प्रमुख फ्रैंको मार्टिन को इसका प्रमुख बना। इसी समय हम देखते हैं कि ईयर 1672 हम देख रहे हैं फ्रांसीसियों का भारत में किस तरह से फैलाव, विस्तार। 1672 में गोलकुंडा, इस समय गोलकुंडा स्वतंत्र राज्य है, तो गोलकुंडा के शासक, क्योंकि इस समय देखो तो औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीतने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन जीता नहीं। गोलकुंडा को हम देखें 1687 में जीतता है मुगल साम्राज्य। इस समय गोलकुंडा स्वतंत्र है। तो गोलकुंडा के शासक से इसने सेंट थॉमे को छीन लिया। सेंट टॉमे या सेंट थॉमे बोले, उसको छीन लिया। किसे छीना? गोलकुंडा से, है ना? गोलकुंडा से प्राप्त किया, गोलकुंडा से स्नैच कर लिया, छीन लिया, कब्जा कर लिया गोलकुंडा से। सेंट थॉम, ईयर 1672। इसी समय हम देखते हैं ईयर 1673, 1673, दक्षिण में ही एक छोटा सा रियासत है, दक्षिण में ही वलीकोंडापुरम। वलीकोंडापुरम, ये एक छोटा सा रियासत था दक्षिण भारत। इसी वलीकोंडापुरम के राजा, है ना, के शासक से शेर खां लोदी, ऐसा कुछ नाम मिलता है इस शासक का। इसी शासक से फ्रैंको मार्टिन ने कुछ क्षेत्र, कुछ गांव प्राप्त किया, और उन्हीं गांवों को मिलाकर इसने फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। पौंडीचेरी को एक तरह से अंग्रेजों ने बसाया है, फ्रांसीसियों ने बसाया है। जैसे मद्रास को अंग्रेजों ने बसाया, या कोलकाता फोर्ट विलियम को अंग्रेजों ने बसाया, उसी तरह से पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों ने बसाया। जमीन लिया, किससे लिया? वलीकोंडापुरम के शासक से। शासक का नाम मिलता है शेर खां लोदी, इस तरह कुछ। पौंडीचेरी प्राप्त किया ईयर 1673। यही पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय रहा अंत तक, पौंडीचेरी, ईयर 1673। यही पौंडीचेरी आजादी के बाद 1954 में, आजादी के काफी बाद 1954 में भारत को ये मिला। फ्रांस ने भारत, मतलब 1954 में फ्रांस पूरी तरह से, है ना, पौंडीचेरी को स्वतंत्र किया और भारत में शामिल हुआ। तो यह 1673 पौंडीचेरी। आज भी हम देखेंगे, जैसे गोवा में पुर्तगालियों का की संस्कृति की झलक दिखती है, उसी तरह से पौंडीचेरी में आपको फ्रांसीसियों की झलक दिखती है, फ्रांसीसी संस्कृति। ईयर 1690, इस समय देखो तो सूरत, मछलीपट्टनम, सेंट थॉमे, पौंडीचेरी, ये सब दक्षिण में है। उत्तर में फ्रांसीसियों का देखिए, सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहां? तो चंद्रनगर। उत्तर भारत में सबसे पहला व्यापारिक कोठी 1690 ईस्वी में, कहां? चंद्रनगर में। और यहां इस समय बंगाल के जो मुगल सूबेदार हैं, अजीमुस्सान, उसने फ्रांसीसियों को यह बस्ती दिया था चंद्रनगर,
जहां फ्रांसीसियों ने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया चंद्रनगर। ठीक है, सन 1690। तो इस तरह से देखो तो कई व्यापारिक कोठियां फ्रांसीसियों ने स्थापित की। लेकिन जो पांडिचेरी है ना, जो फ्रांसीसियों का एक तरह से मुख्यालय था, इसको बाद में, इस पांडिचेरी को सन 1693 में डचों ने, ना जो भारत में डच व्यापारी थे, डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया था, फ्रांसिस कब्जा कर लिया था। क्योंकि इस समय यूरोप में फ्रांस और एक अलाइज के बीच संघर्ष चल रहा था। उस अलाइज में अंग्रेज भी था, ब्रिटिश, डच, स्पेनिश, इनके बीच युद्ध चल रहा था। तो भारत में डचों ने फ्रांसीसियों को कमजोर करने के लिए उनकी मुख्यालय, जो मुख्य बस्ती था फ्रांसीसियों का, पौंडीचेरी को छीन लिया डचों ने। लेकिन बाद में यूरोप में वो संघर्ष जो मैंने बताया अभी आपको, फ्रांस वर्सेस अलायंस के बीच जो संघर्ष चल रहा था, वह संघर्ष समाप्त होता है ईयर 1697 में रिजविक रिजविक की संधि से। रिजविक की संधि, रिजविक की संधि से यह संघर्ष समाप्त होता है। रिजविक की संधि वहां यूरोप में हुई है, यहां नहीं हुई। तो जब रिजविक की संधि हो गई, तो डचों ने फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस कर दिया। मतलब इस संधि से डचों ने पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को लौटा दिया। कब? 1697। ठीक है। तो इस तरह से डच, मतलब डचों से भी इनके कुछ समय तक, तो ये प्रारंभिक गतिविधि फ्रांसीसी कंपनी का। लेकिन इस समय ये इतने ज्यादा सक्रिय नहीं था भारत में, सिर्फ व्यापार, यहां से सामान खरीदता था और ले जाता। लेकिन सन 1720 और उसके बाद फ्रांस ने 1720 में देखते हैं, फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांस की सरकार ने, देखो फ्रांसीसी कंपनी जिस तरह से ने देखा कि वहां की सरकार नहीं, लुई 14 और उसका मंत्री कोलबर्ट, तो मतलब फ्रांसीसी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है, बल्कि यह एक सरकारी कंपनी थी। तो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी, ध्यान रखिए। तो 1720 ईस्वी में हम देखते हैं फ्रांसीसी गवर्नमेंट, सरकार ने, वहां की मोनार्क ने, बुर्बो डायनेस्टी ने इस कंपनी को पुनर्गठित किया, रीस्ट्रक्चर किया, और अब कंपनी को ज्यादा आक्रामक, ज्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास। तो सन 1720 के बाद ही ये, उधर हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी देखा था कि 1720 के बाद इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर काफी तरह, बहुत तरह की बातें हो रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से भारत के साथ व्यापार कर रहा है, तो इससे तो अंग्रेजों को, मतलब इंग्लैंड को काफी नुकसान होगा। सोना ना ले जाए भारत, भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सोना लेकर सामान ना खरीदे, इस तरह, मतलब वहां के भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करो, वहां से राजस्व प्राप्त करो। तो मतलब 1720 के बाद देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार के साथ साथ अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास, तो फ्रांस की कंपनी भी इसी तरह का प्रयास में जुट गए। तो क्या होगा फिर? तो दोनों में फिर अंततः टकराहट होगी, संघर्ष होगा, और यह संघर्ष हुआ, हम देखते हैं किस रूप में? तो ओंगल कर्नाटिक युद्ध के रूप में, ओंगल कर्नाटिक युद्ध और एंग्लो कर्नाटिक युद्ध, है ना। कर्नाटक, जैसे किताबों में कर्नाटक कर्नाटक लिखा हुआ है, तो आप भी कर्नाटक बोल सकते हो। ऐसे कर्नाटक, है ना, जैसे कर्नाटक आज का कर्नाटक राज्य नहीं है, ये आज की कर्नाटक जो है उससे बिल्कुल पूर्व की तरफ है ये, अंगल कर्नाटक युद्ध के नाम से, एंग्लो कर्नाटिक युद्ध। आपस में ये संघर्ष, तीन तीन युद्ध होते हैं, ये एंग्लो कर्नाटिक युद्ध। और इस युद्ध में अंततः अंग्रेजों को विजय मिलता है, फ्रांसीसी कंपनी हार जाता है, और फिर भारत में अंग्रेजों को एक छत्र हस्तक्षेप करने का, भारतीय राज्यों पर हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है, और वहीं से शुरू होता है अंग्रेजों का भारत पर अधिकार।
तो ये एंग्लो कर्नाटिक वॉर है ना, ओंगल कर्नाटिक युद्ध है, इसको हमें एंग्लो कर्नाटिक वॉर, ये 1746 से लेकर हम देखते हैं 63 के बीच यह युद्ध चला था। वन बाय वन 3 युद्ध हुए हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखें तो यह युद्ध है ना की शुरुआत कैसे होती है, किस तरह से भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। देखो, फ्रांसीसी कंपनी एग्रेसिव तो था व्यापार में, लेकिन इस समय तक वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया था। राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो था डुप्ले, है ना, डुप्ले, डुप्ले, अंग्रेजी में इसको डुप्ले, डुप्ले, ये फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भारत आया था सन 1742, 1742, और 1754 तक ये भारत में फ्रांसीसियों का गवर्नर, गवर्नर जनरल डुप्ले। डुप्ले एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेट, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन बहुत अच्छा योद्धा नहीं था। मतलब इस इन लड़ाइयों में देखेंगे, एंग्लो कर्नाटिक युद्ध में दो बड़े गवर्नर, दो बड़े यूरोपियन अधिकारियों की देखें तो उनकी योग्यता की लड़ाई थी। एक तरफ फ्रांसीसियों का गवर्नर डुप्ले, वहीं दूसरे देखेंगे अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, क्लर्क, रॉबर्ट क्लाइव। तो मूल रूप से इन दोनों की, है ना, बुद्धिमत्ता, इन दोनों की, है ना, योग्यता की लड़ाई थी। इस लड़ाई में डुप्ले योग्य था, क्लाइव भी योग्य था, लेकिन क्लाइव ने डुप्ले को मात दे दिया, और इस तरह से क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित कर। तो डुप्ले 1742 में भारत आया था, मद्रास, ये फ्रांस की कंपनी का गवर्नर, पुडुचेरी, क्योंकि फ्रांसीसियों का तो मेन इस समय पुडुचेरी, पांडिचेरी में मुख्यालय था, और वहीं अंग्रेजों का इस समय मुख्यालय मद्रास, फोर्ट सेंट फोर्ट जॉर्ज, मद्रास। मतलब यूं देखें तो इस समय भारत में स्थिति ये थी, ये मद्रास और ये पांडिचेरी। मद्रास इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, तो पांडिचेरी इस समय फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय। ठीक है? और ये दोनों मुख्यालय इस समय देखें तो एक राज्य था जिसको कहते हैं कर्नाटिक या कर्नाटक, है ना, कर्नाटिक या कर्नाटक, इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा है कर्नाटक, एंग्लो कर्नाटक युद्ध या कर्नाटक युद्ध, क्योंकि यह दोनों कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मद्रास और फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी, और ये दोनों मुख्यालय किस किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में। इस मतलब कर्नाटक में ही लड़ा गया, इसलिए इसको एंग्लो कर्नाटिक, ओंगल कर्नाटिक युद्ध। तो डुप्ले इस समय भारत आया था गवर्नर जनरल। ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव का, बहुत ही एग्रेसिव नेचर का व्यक्ति था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा डिप्लोमेट था। ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जनरली क्या होता है कि वो रायता फैलाने में तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उस रायता को समेटना नहीं जानते। यही डुप्ले की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो जंग छेड़ देता था, तो फिर वो जंग कंटिन्यू लड़ता था, उस जंग को समाप्त करो, आगे बढ़ो। ये डुप्ले की व्यक्तित्व में ये कमी थी, और यही फ्रांसीसियों का डुप्ले का पराजय था। तो डुप्ले इस समय फ्रांस के गवर्नर भारत। डुप्ले को देखें तो जब ये कंपनी, फ्रांस की कंपनी बनी थी,
तो शुरुआत में इनके पिता इस कंपनी के महानिदेशक थे। मतलब डुप्ले एक अच्छे खासे फैमिली से आते थे। मतलब एक रॉयल फैमिली, एक एलीट फैमिली से आते थे। और इसी आधार पर डुप्ले को गवर्नर जनरल का पद मिला था भारत। तो 1742 में डुप्ले को भारत में गवर्नर जनरल का पद दिया जाता, मतलब फ्रांसीसी कंपनी का हेड। तो और इसी समय हम देखते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस में एक संघर्ष की स्थिति। इस समय सन 1740 से ही इंग्लैंड और फ्रांस, है ना, फ्रांस के बीच में युद्ध। और यह युद्ध क्यों? कारण क्या था इस युद्ध का? कारण था ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार कौन बनेगा, इसको लेकर इंग्लैंड और फ्रांस दोनों आपस में भिड़ पड़ा। और इस तरह से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध शुरू हो गया। तो भारत में भी इसका प्रभाव, जैसे हम देखते हैं कि दो पड़ोसी अगर आपस में लड़ते हैं तो उनके बच्चे भी स्कूल में आपस में लड़ते हैं, स्कूल में जाकर। वही बात है कि इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप में लड़ रहा है, तो इन दोनों की कंपनियां भारत में है तो वो भी आपस में लड़ेंगे, स्वाभाविक है, लड़ेंगे। तो प्रथम पहला अंगल कर्नाटिक युद्ध, है ना, जो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, पहला अंगल कर्नाटिक युद्ध और कर्नाटक युद्ध, जो भी बोलो, अंगल कर्नाटक युद्ध का कारण ये था, है ना कि भारत था पहला। और ये युद्ध लड़ा गया था यह 1746 टू 48, पहला अंगल कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के सक्सेसर को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस आपस में भिड़ पड़ा, लड़ पड़े। ये कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक राज्य है। फिर यहाँ एक और राज्य है, हैदराबाद, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद, जानते हैं हैदराबाद, मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का ही वजीर था। निजामुल मुल्क चिनकलिज खान, चिनकलिज खान, वो मोहम्मद शाह रंगीला के विरुद्ध जाकर हैदराबाद में, है ना, स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से चिनकलिज खान स्वतंत्र हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। फिर इसी हैदराबाद रियासत का ही एक सूबा था कर्नाटक, कर्नाटक। जिस तरह से मुगल साम्राज्य से चिनकलिज खान ने हैदराबाद को सन 1724 में स्वतंत्र किया था, उसी तरह से कर्नाटक के सूबेदार, जो हैदराबाद के अधीन था, कर्नाटक के सूबेदार सादुतुल्ला खान ने भी हैदराबाद मतलब निजाम से स्वतंत्र हो गया था सन 1740। तो ये दो, इसमें कर्नाटक भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि कर्नाटक में ही इन दोनों के मुख्यालय है, मद्रास और पौंडीचेरी, अंग्रेजों का मद्रास और फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी। तो प्रथम अंगल कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 के बीच में हुआ। इस युद्ध में देखते हैं कि इस समय फ्रांसीसी कंपनी ने बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया भारत में, डुप्ले के नेतृत्व में। डुप्ले ने क्या किया इस समय? सबसे पहले कर्नाटक के राजा, यहाँ के जो शासक थे इस समय, कर्नाटक के शासक, तो जैसे मैंने बताया अभी, कर्नाटक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक थे सादुतुल्ला खान। फिर सादुतुल्ला खान के बाद दोस्त अली शासक बने थे, और इस समय तक दोस्त अली की भी मृत्यु हो चुकी थी और दोस्त अली का पुत्र अनवरुद्दीन इस समय यहाँ का शासक था।
अनवरुद्दीन, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के राजा अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन को डुप्ले, ना जो पौंडीचेरी के गवर्नर है फ्रांसीसियों का, उसने बहुत ही चालाकी से अनवरुद्दीन को अपनी साइड में कर लिया। कहा कि भाई, है ना, कि अंग्रेजों को लड़ने से रोको, आप अपनी रियासत में शांति लाओ, है ना, हम लड़ना नहीं चाहते हैं अंग्रेजों से। इस तरह से कहकर उसने अनवरुद्दीन को अपने साइड में कर लिया और इस समय डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया। तो अनवरुद्दीन ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुमने कहा कि भाई शांति होनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, तो तुम ही लड़ रहे हो। तो इस समय डुप्ले ने अनवरुद्दीन को कहा कि भैया ये जो मद्रास हम जीत रहे हैं ये आपके लिए जीत रहे हैं, मद्रास जीतकर आपको दे देंगे हम। अनवरुद्दीन ने कहा कि वाह भाई, तो बढ़िया बात है, लड़ो, जीतो, मद्रास दो हमें। इस बीच डुप्ले ने अंग्रेजों के, है ना, हाँ, जो मुख्यालय है मद्रास, वो अंग्रेजों से छीन लेता है, मद्रास को अपने अधीन कर लेता है, मद्रास को जीत लेता है। इस समय मद्रास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है वो है मोर्स, जनरल मोर्स। ये मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, ये परास्त हो जाता है। तो इस तरह से मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी से डुप्ले, है ना, डुप्ले मद्रास को जीत लेता है, कब्जे में ले लेता है और अनवरुद्दीन को वो मद्रास देता भी नहीं है। तो इस समय अनवरुद्दीन नाराज हो जाता है कि ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गई, कि तुमने कहा था कि मद्रास जीतकर हमें देंगे, तो मद्रास दिया ही नहीं, अंग्रेजों को तो मद्रास से खदेड़ दिया। इस समय अंग्रेज मद्रास से निकल भागे थे, है ना, और सेंट डेविड, यहाँ एक फोर्ट था सेंट डेविड, वहां बेचारों को रुकना पड़ा था, अस्थायी ठिकाना बना। तो मद्रास को जीतने के बाद अनवरुद्दीन को नहीं दिया, तो अनवरुद्दीन नाराज हो गया। तो इस समय अनवरुद्दीन ने डुप्ले के खिलाफ, है ना, फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया, युद्ध शुरू हो गया। इसमें अनवरुद्दीन, मतलब कर्नाटक के पास इनकी सेना थी 10,000 और जो फ्रांसीसी, फ्रांस की कंपनी है, इनके पास 230 केवल फ्रांस के सैनिक थे और लगभग 700 के आसपास भारतीय सिपाही, मतलब कुल फ्रांसीसियों के पास इतनी सिपाही थी। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई कहां हुई? अडयार के पास, है ना, अडयार के पास। इसको सेंट थॉमे का युद्ध कहते हैं, सेंट थॉमे और टॉमे, सेंट थॉमे का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, ये याद रखना है, सेंट थॉमे का युद्ध, अडयार के पास, ईयर 1748, 46 में ये युद्ध, सेंट थॉमे का युद्ध। अडयार का भी युद्ध कहते हैं, कुछ किताबों में अडयार भी लिखा हो, लेकिन मुख्य रूप से सेंट थॉमे का युद्ध है, 1746 में ये लड़ा गया। देखो, एक तरफ कर्नाटक के सिपाहियों की संख्या देखो कितना विशाल है, इसके तुलना में फ्रांसीसियों के पास 1,000 भी सैनिक नहीं है, और वहीं कर्नाटक के नवाब के पास 10,000 सैनिक। इनको पूरा था कि भरोसा था कि ये तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो कहते हैं कि कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में ही फ्रांसीसियों ने नवाब के 10,000 की विशाल सेना को परास्त कर दिया। यह युद्ध यूरोपियंस के लिए एक तरह से एक आई ओपनर था, मतलब भारतीय राजाओं को एक्सपोज कर दिया यूरोपियों के समक्ष कि भारतीय राजा कमजोर हैं, क्योंकि उनकी जो बड़े भारी भरकम जो सेना है वो सिर्फ नाम का है। ये वही पुराने प्राचीन परंपरागत तकनीक से ही युद्ध लड़ते हैं, तो हम इनके बड़े से बड़े सेना को भी परास्त कर सकते हैं।
ये यूरोपियों को पता चल गया। तो सेंट थॉमे का युद्ध से भारतीय राजनीति बिल्कुल यूरोपियों के समक्ष खुलकर सामने आ गया, इनकी कमजोरी। ये तो यूं ही है, इनको तो हम यूं ही जब चाहें तब इन राज्यों को जीत सकते हैं। तो प्रथम ओंगल कर्नाटक युद्ध के दौरान ही सेंट थॉमे का युद्ध हुआ था। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, इस युद्ध ने भारतीय राजाओं को यूरोपियों के सामने बिल्कुल भारी भरकम सेना, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इनकी सेना असंगठित है, कमजोर है, वही परंपरागत तकनीक से युद्ध लड़ते हैं, तो इनके बड़े से बड़े सेना को भी हम मुट्ठी भर सेना परास्त कर। तो सेंट थॉमे का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में देखें तो डुप्ले एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर हावी, और कर्नाटक पर भी एक तरह से बढ़त बना लिया, है ना, कर्नाटक के नवाब को परास्त कर दिया। और इस युद्ध के बाद, तो इस युद्ध में दो बड़ी घटना, एक तो फ्रांसीसियों ने मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया, दूसरा कर्नाटक के नवाब को अनुरुद्दीन को परास्त कर दिया। ठीक है। अंततः यह युद्ध बीच में ही, है ना, यह युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि वहां, है ना, यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो समस्या था वो समाप्त हो गया। इससे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि वहां, है ना, संधि हो गई दोनों के बीच में, संधि एक्स ला सापेल, एक्स ला सापेल की संधि हो गई 1748 में, 1748 में। इस संधि से प्रथम अंगल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो, एक्स ला सापेल की संधि। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रथम मंगोल कर्नाटक युद्ध किस संधि से अंत हुआ? एक्स ला सापेल की संधि, जो यूरोप में हुआ था। मतलब इस युद्ध का कारण भी यूरोप था और समाप्त एंड भी यूरोप था। ठीक है, इस संधि से यह हुआ कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, है ना, जो भी पूर्व में जो दशा था, मतलब युद्ध से पूर्व जो स्थिति थी, अर्थात मद्रास, है ना, अंग्रेजों के पास था, तो मद्रास मद्रास अंग्रेजों को वापस मिलेगा, मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। बदले में बदले में फ्रांसीसियों को काम क्या मिलेगा? तो बदले में फ्रांसीसियों को अमेरिका में एक कॉलोनी, है ना, अमेरिका का एक, है ना, रियासत या राज्य कह सकते हैं, लुइसबर्ग, लुइसबर्ग, ये, है ना, जो कि अंग्रेजों ने इस समय छीन लिया था फ्रांसीसियों से, क्योंकि आप हम जानते हैं अमेरिका में, है ना, कुछ क्षेत्रों में फ्रांसीसियों का भी उपनिवेश था। हालांकि अधिकतर क्षेत्र में अंग्रेजों का उपनिवेश था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में फ्रांसीसियों का भी उपनिवेश था। तो अमेरिका में जो लुइसबर्ग क्षेत्र था वो फ्रांस को सौंप दिया जाए। ये मुख्य रूप से दोनों के बीच संधि का, मतलब इस युद्ध के बाद मद्रास अंग्रेजों को मिला, जो पहले से था अंग्रेजों के पास, अब मिल गया, क्योंकि बीच में फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था। दूसरा, अमेरिका का एक प्रांत या क्षेत्र कह सकते हैं, लुइसबर्ग, जिसको अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया था, वो उसे वापस कर दिया जाएगा। ये हुआ। ठीक, तो दोनों के बीच में संधि हो गई। इस युद्ध से किसी भी, ना यूरोप फ्रांसीसियों को और ना ही अंग्रेजों को कुछ बहुत ज्यादा राजनीतिक लाभ हुआ, लेकिन इस युद्ध में देखा जाए तो भारत में अंग्रेजों पर फ्रांसीसियों का, है ना, एक तरह से डोमिनेंसी रहा था। तो इस युद्ध के समाप्ति के बाद डुप्ले की महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई, क्योंकि इस युद्ध के दौरान जो दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव इस युद्ध का, वो था भारतीय रियासतें एक्सपोज होना, अर्थात भारतीय सेना कमजोर है, वो इस युद्ध के दौरान दिख गया था। तो यह युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम अंगल कर्नाटक युद्ध खत्म। ठीक है, अब ठीक एक वर्ष पश्चात 1748, 1748 में युद्ध समाप्त हुआ, और अगले ही वर्ष या 1749 पुनः अंगल कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया, दूसरा अंगल कर्नाटक युद्ध।
और इस युद्ध का कारण कोई यूरोप नहीं था, बल्कि इस युद्ध का कारण भारत था, भारतीय रियासत, है ना? भारत में उत्तराधिकार की समस्या। ठीक। तो दूसरा ओंगल कर्नाटिक युद्ध, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। यह युद्ध ईयर 1749 में शुरू हुआ और 55 तक चला। दूसरा सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक। तो देखिए, तो दूसरा जो ओंगल कर्नाटिक एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, यह इसका कारण था वही भारत में, हम्म, भारत की रियासतों में, भारत के राज्यों में, दो राज्यों में खासकर, एक इधर कर्नाटिक, कर्नाटिक, और यहाँ हैदराबाद, ये कर्नाटक। कर्नाटक और कर्नाटिक, है ना? तो इन दोनों राज्यों में उत्तराधिकारियों को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर आपस में संघर्ष होता है, और इसी का फायदा, मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप, क्योंकि प्रथम युद्ध से समझ में आ गया था कि भाई अब तो, है ना, फूट डालो और राज करो। और दूसरा, ये डुप्ले की नीति थी कि इनको, इनके बीच में फूट डालो, राज करो, इनको गद्दी में बिठाने में, है ना, नवाब के पद में बिठाओ, और नवाब से सुविधाएं लो, नवाब से छूट लो, नवाब से इनाम लो, नवाब से छत्र प्राप्त करो। यह डुप्ले ने शुरू किया था, जिसको बाद में क्लाइव ने फॉलो किया। देखिए, तो मतलब अब डुप्ले यहां इनके आपसी, है ना, कर्नाटक के अंदर उत्तराधिकार को लेकर समस्या, और इसी समय हैदराबाद में भी उत्तराधिकार को लेकर समस्या। तो डुप्ले अब किंग मेकर बनना चाहता था। ठीक है, किंग मेकर बनेंगे मतलब नवाब, हम जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। फिर नवाब से, जैसे कि मैंने बताया आपको, हैदराबाद, स्वतंत्र हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क चिनकलिज खान था, और फिर हैदराबाद से ही बाद में 1740 ईस्वी में कर्नाटक एक स्वतंत्र राज्य बना था, जिसके संस्थापक सादुतुल्ला खान था। तो इस समय देखो तो इनमें क्या समस्या थी, जिसकी वजह से ये अंग्रेज और फ्रांसीसी इसमें कूद पड़े। तो जैसे कि हैदराबाद, है ना, हैदराबाद में इस समय जो निजाम थे, आसफ जहां निजामुल मुल्क चिनकलेज खान, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और उसकी डेथ के बाद इस समय नासिर जंग, जो कि निजामुल मुल्क का बेटा था, आसफ जहां निजामुल मुल्क, और ये नासिर जंग यहाँ नवाब बन बैठा, और इसका विरोध किया इस समय, मतलब गद्दी के दावेदार एक और, वो था निजामुल मुल्क का ही पोता, पोता मुजफ्फर जंग। इन दोनों में नवाबी के पद को लेकर आपस में संघर्ष, हैदराबाद, नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। उसी तरह से देखें तो कर्नाटक में भी यही समस्या, कर्नाटक में भी संयोग से इसी समय नवाब के पद को लेकर आपस में लड़ पड़े। जैसे कर्नाटक राज्य के संस्थापक सादुतुल्ला खान, सादुतुल्ला खान के बाद दोस्त अली, सादुतुल्ला खान ने अपने पुत्र दोस्त अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया था, और यहीं से माना जाता है कि हैदराबाद से वो स्वतंत्र हो गया। तो दोस्त, क्योंकि नवाब सूबेदार कौन बनाता है, तो जो नवाब है, लेकिन यहाँ तो कर्नाटक के ही सूबेदार ने अपना अगला सूबेदार बना दिया, तो भाई कर्नाटक मतलब एक तरह स्वतंत्र व्यवहार कर रहा है हैदराबाद से। तो दोस्त अली को नवाब बना दिया सादुतुल्ला खान ने मरने से पहले। फिर दोस्त अली के बाद दोस्त अली की इस समय मृत्यु हो जाती, ठीक। तो दोस्त अली का के बाद देखें तो इस समय
दोस्त अली का पुत्र अनवरुद्दीन ये नवाब बनता है, नवाब अनवरुद्दीन। जब ये देखा हमने, नवाब अनवरुद्दीन है। लेकिन इस समय नवाब अनवरुद्दीन के भी एक प्रतिद्वंदी है जो चाहता है खुद नवाब बनना, अनवरुद्दीन को परास्त करके उसको रिप्लेस। और वो कौन है? तो वो है दोस्त अली का दामाद चंदा साहिब। दोस्त अली का दामाद है चंदा साहिब। तो मतलब कर्नाटक में भी दो नवाब, यहां भी दो। तो इन्हीं दोनों के बीच में इस समय यहां उत्तराधिकार का संघर्ष, यहां भी उत्तराधिकार। तो डुप्ले को समझ में आता है कि भाई इनके बीच में अगर हम किसी को भी, जिसको हम नवाब बनाएंगे, वो फिर हमारे हाथों की कठपुतली होगा, हम जो चाहेंगे फिर उनसे लेंगे। क्योंकि हम देखते हैं बंगाल में क्लाइव यही करता है। कहते हैं कि डुप्ले ने मद्रास में, दक्षिण में के सारे भारत को जीतने का प्रयास किया, और क्लाइव ने बंगाल में ये प्रयास किया और सफल रहा, और उस बंगाल से पूरे भारत को। मतलब आइडिया तो था डुप्ले का, लेकिन क्लाइव ने उस आइडिया का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा भारत में स्थापित। तो अनवरुद्दीन और चंदा साहिब। तो इस समय डुप्ले ने इनके आंतरिक मामले में, यहां देखो हस्तक्षेप प्रारंभ होता है भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से। ठीक, डुप्ले ने इस समय मुजफ्फर जंग को समर्थन दे दिया। हालांकि इस मुजफ्फर जंग को मुगल बादशाह ने भी हैदराबाद के नवाब के रूप में मान्यता दिया था, लेकिन नासिर जंग नवाब बना हुआ था। क्योंकि नासिर जंग कहता है कि मैं तो नवाब का पुत्र हूं, तुम तो पोते हो, आसफ जाह निजामुल मुल्क के आप पोते हो, मैं बेटा हूं, तो मैं पहले राजा बनूंगा। लेकिन मुगल बादशाह ने इसको मान्यता दिया था, और फ्रांसीसियों ने भी इस समय मुजफ्फर जंग को ही सपोर्ट कर। एक प्रश्न आता है, याद रखना है कि पूछा जाता है कि किस यूरोपीय गवर्नर जनरल को मुगल बादशाह ने नवाब की उपाधि दिया था? तो ध्यान रखना है डुप्ले। डुप्ले को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने, अहमद शाह ने नवाब की उपाधि दिया। अहमद शाह ने इसको नवाब, डुप्ले को नवाब की उपाधि, है ना? डुप्ले को नवाब की उपाधि मिली थी। नवाब किसने दिया था? नवाब की उपाधि मुगल बादशाह। ठीक है, और किसी भी अंग्रेज अधिकारी को यह उपाधि नहीं मिली कभी भी। तो हैदराबाद में अंग्रेज फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग के समर्थन कर दिया, और इधर कर्नाटक में भी यही संघर्ष। तो कर्नाटक में अनवरुद्दीन के विरुद्ध चंदा साहिब को फ्रांसीसियों ने समर्थन दिया। इन दोनों को समर्थन दिया किसने? डुप्ले ने। कहा कि भाई हम आपको नवाब इंस्टॉल करेंगे हैदराबाद में, हम आपको नवाब इंस्टॉल करेंगे कर्नाटक का। यहीं से शुरू होता है द्वितीय अंगल कर्नाटक युद्ध। जब डुप्ले इन दोनों को मदद करता है, तो भाई इस समय अंग्रेज भी कूद पड़ेगा, अंग्रेज भी इनके साथ देगा अंग्रेज। तो इस समय अंग्रेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इनको समर्थन देगा। लेकिन पहल डुप्ले नहीं किया। इन तीनों ने मिलकर, है ना, इन तीनों ने मिलकर मुजफ्फर जंग, चंदा साई और डुप्ले, इन तीनों ने मिलकर, इन तीनों की सेना ने क्या किया? नवाब अनवरुद्दीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू। इन दोनों के बीच में, मतलब इन तीनों की संयुक्त सेना और अनवरुद्दीन की सेना के बीच में एक युद्ध होता है। ईयर 1749, अंबूर का युद्ध।
अंबूर का युद्ध। ठीक है, अंबूर का युद्ध या अंबूर युद्ध, यह 1749। इन तीनों की संयुक्त सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच। इसमें नवाब अनवरुद्दीन परास्त हो जाता है, हार जाता है, और इस युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन मारा जाता है। नवाब अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है, और इस युद्ध के पश्चात चंदा साहिब को डुप्ले कर्नाटक का नवाब बना देता है। डुप्ले ने चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब चंदा साहिब खुश, तो डुप्ले को भी खुश करेगा। तो इस समय चंदा साहिब ने डुप्ले को बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा क्षेत्र दे दिया, बहुत सारा क्षेत्र भी दिया। तो इस तरह से अंबूर का युद्ध के बाद चंदा साहिब, जब अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा गया, तो अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भाग गया कर्नाटक से, क्योंकि चंदा साहब इसको भी मार देता। तो इस समय मोहम्मद अली भागा, और भागकर कहां चला गया? त्रिचिरापल्ली। त्रिचिरापल्ली। मोहम्मद अली इधर, चंदा साहिब। तो कर्नाटक में तो डुप्ले सफल रहा, अनवरुद्दीन को बना दिया। तो फिर हैदराबाद में क्या होगा? मुजफ्फर जंग का क्या होगा? तो हैदराबाद में देखो तो चंदा साहिब, है ना, इन तीनों की सेना अब नासिर जंग के विरुद्ध युद्ध करेगा, मुजफ्फर जंग को वहां इंस्टॉल करेगा। तो इस समय नासिर जंग को भी हटाकर, है ना, हटा दिया जाता है। अगले ही वर्ष 1750 में देखेंगे तो इन तीनों ने नासिर जंग को भी मार देता है। कैसे? तो एक्चुअली में क्या होता है, नासिर जंग को जब पता चलता है कि अब ये तीनों हमारे खिलाफ, तो इस समय डुप्ले ने नासिर जंग के विरुद्ध युद्ध ना करके कूटनीति का सहारा लिया। तो इस समय डुप्ले ने किस तरह कूटनीति का सहारा लिया? तो डुप्ले ने नासिर जंग के बहुत सारे अधिकारियों और सैनिकों को प्रलोभन देकर अपने साइड कर लिया। प्रलोभन देकर, जैसे कि आज भी हम देखते हैं बहुत सारे, है ना, नेता को प्रलोभन देकर अपने साइड कर लेता है, राघव चड्ढा। उसी तरह से डुप्ले ने इनके बहुत सारे अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया, और फिर उन्हीं अधिकारियों ने नासिर जंग को मार दिया। मतलब इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ी, नासिर जंग के ही अधिकारियों ने नासिर जंग की हत्या कर दी। जैसे राघव चड्ढा ने ही, राघव चड्ढा अपने दल के विरुद्ध जाकर चले गए, अब वो अपने दल के लोगों को ही या तो समाप्त करेंगे, या अपने दल के लोगों को अपने साइड कर लेंगे, विरोधियों के पक्ष में ले आएंगे। उसी तरह से डुप्ले ने नासिर जंग के लोगों को ही, अधिकारियों और सैनिकों को अपने साइड में कर लिया, और उन्हीं अधिकारियों और सैनिकों ने नासिर जंग को मार दिया। तो अब मुजफ्फर जंग शासक बनेगा। लेकिन मुजफ्फर जंग शासक बनता, नवाब बनता, उससे पहले मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो गई। तो अब किसको नवाब बनाएंगे? तो इस समय नासिर जंग के ही भाई, नासिर जंग का भाई सलावत जंग को डुप्ले ने नवाब बना दिया। ये दोनों तो मारा गया, तो सलावत जंग को डुप्ले ने हैदराबाद में इंस्टॉल कर दिया।
तो सलावत जंग से भी डुप्ले ने काफी सारे धन और क्षेत्र प्राप्त कर लिया। मुझे यही तो चाहता था डुप्ले कि नवाब बनाने में मदद करो और नवाब से फिर इनाम लो, उपहार लो। तो डुप्ले ने दो दो नए राजा बना दिया, इधर हैदराबाद में सलावत जंग को और इधर कर्नाटक में चंदा साहिब को नवाब बना दिया। मुजफ्फर जंग को बनाना था, लेकिन मुजफ्फर जंग नवाब बनता उससे पहले उसकी भी हत्या हो गई। अब यहां देखो ट्विस्ट युद्ध में क्या, तो अंग्रेजों का प्रवेश, इस द्वितीय अंगल युद्ध शुरू। क्या प्रवेश, कैसे, यहीं से कि जब मोहम्मद अली कर्नाटक ना से भागकर तिरुचिरापल्ली पहुंचा, जो कि यहां अंग्रेजों का एक तरह से सैन्य ठिकाना था। तो तिरुचिरापल्ली जो अंग्रेजों का अधीन था, इस समय वहां मोहम्मद अली गया शरण लेने के लिए, संरक्षण दो हमें, क्योंकि है ना, हमारे पिताजी की हत्या कर दिया है फ्रांसीसियों की मदद से चंदा साहिब ने, तो आप हमें मदद करो। तो अंग्रेज तो बस इसी मौके की तलाश में था, आओ हम तुम्हें मदद करेंगे, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि जो फ्रांसीसियों और डुप्ले जो काम कर रहा है वो तो हमें करना चाहिए था, तो अब वो भी करेगा। तो मोहम्मद अली को अंग्रेजों ने यहां शरण दे दिया तिरुचिरापल्ली में। तो जैसे ही इनको पता चला कि तिरुचिरापल्ली में अंग्रेजों ने हमारे दुश्मन को शरण दिया है, तो इस समय डुप्ले और ये चंदा साहिब ने तिरुचिरापल्ली पर घेरा डाल दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। चंदा साहिब और डुप्ले ने तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला। इसमें डुप्ले ने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया तिरुचिरापल्ली की घेरा। दोनों ने काफी समय तक तिरुचिरापल्ली को घेरे रखा, अंग्रेज सैनिकों को एक तरह से है ना घेरे रखा। मोहम्मद अली उनके संरक्षण में था। यही वो समय है जब फ्रांसीसी देखो तो यहाँ डोमिनेट की कंडीशन में, यहाँ है ना वर्चस्व बनाए हुए, यहाँ बढ़त बनाया हुआ है, लेकिन अब वो बढ़त समाप्त हो जाएगा। कैसे, तो यही समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क, इस समय तक क्लर्क है, रॉबर्ट क्लाइव का इतिहास में एंट्री होती है। रॉबर्ट क्लाइव, इस समय देखें तो ये रॉबर्ट क्लाइव एक कह सकते हैं कि एक क्लर्क है ना, बहुत ही गरीब परिवार से, जैसे कि डुप्ले का देखेंगे तो वो इलिट क्लास से में इसका ब्रिंगिंग हुआ है, तो वही रॉबर्ट क्लाइव एक साधारण परिवार से और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क के रूप में इस समय ये काम कर। तो जब इस समय तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला हुआ था, अंग्रेज चारों तरफ से घिर गया था फ्रांसीसी सैनिकों और चंदा साहिब के सैनिकों से, तो इस समय रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इस समय गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसको सलाह देता, परामर्श देता है कि क्यों ना इस घेरे के जवाब में हम कर्नाटक की राजधानी, है ना, कर्नाटक की राजधानी अर्काट को घेर ले, अर्काट का घेराबंदी कर दे, इससे हमारा तिरुचिरापल्ली से फ्रांसीसियों का और कर्नाटक के राजा चंदा साहिब है ना का ध्यान, और इस तरह से तिरुचिरापल्ली पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ये रॉबर्ट क्लाइव ने सलाह दिया। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई तुम ही जाओ, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही अर्काट का घेराबंदी किया था ईयर 1751 में।
1751। ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखो यहाँ, यहीं से डिसाइड हो जाएगा, इसी घटना से डिसाइड होगा कि भारत में अब अंग्रेज नहीं, फ्रांसीसी नहीं, अंग्रेज राज करेगा। रॉबर्ट क्लाइव का अर्काट का घेराबंदी, एक अंगल कर्नाटक युद्ध ऐसे भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट है, लेकिन इस अंगल कर्नाटक युद्ध के दौरान भी ये घटना एक टर्निंग पॉइंट है। देखो, चंदा साहिब डुप्ले ने इस समय तिराचिरापल्ली का घेरा डाल रखा है, काफी समय तक यहाँ फंसा हुआ है, घिरा हुआ है, काफी समय लगा दिया। इधर रॉबर्ट क्लाइव ने इसी समय कर्नाटक की राजधानी अर्काट को घेर लिया, क्योंकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी सेना जॉन लॉरेंस के नेतृत्व में, अध्यक्षता में भेज दिया था क्लाइव की सहायता। तो क्लाइव ने इस समय अर्काट को घेर लिया, की राजधानी को घेर लिया, कब्जा कर लिया। चंदा साहिब ने तुरंत अपने बेटे को भेजा सैनिक के साथ कि जाओ अर्काट को अंग्रेजों से मुक्त करो, लेकिन शुरुआत में कुछ सफलता मिली, फिर बाद में चंदा साहिब की सेना परास्त हो और इस तरह से अर्काट पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, क्लाइव ने कब्जा कर लिया। चंदा साहिब ने अपना सेना इधर भेजा तो तिरुचिरापल्ली पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया, है ना। डुप्ले यहां कमजोर पड़ा, डुप्ले के हाथ से तिरुचिरापल्ली भी गया, मोहम्मद अली भी गया, है ना, और अर्काट भी गया। तो इस समय अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का राजा बना दिया। तो मोहम्मद अली, मतलब अब जो अब तक काम डुप्ले कर रहा था, अब अंग्रेज क्लाइव की वजह से, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की वजह से अब ये काम करेगा, मतलब किंग मेकर का काम करेगा। मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने सीखा किससे होगा ये चीज, किंग मेकर बनाने का ये जो तकनीक है, डुप्ले से सीखा, ठीक है। और डुप्ले से ही सीखकर डुप्ले को ही मात दे दिया, ठीक। तो इस समय अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को, है ना, चंदा साहिब को परास्त कर दिया। चंदा साहिब भागा वहां से, क्योंकि कर्नाटक भी गया अर्काट, चंदा साहिब वहां से भागा, तंजोर के क्षेत्र में चला गया, तंजोर वाले क्षेत्र में, तंजोर में इस समय मारा गया ये। क्योंकि देखो इस समय तक, है ना, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत के जो अन्य राज्य थे इस समय, मराठा, मैसूर और तंजोर, इन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साइड में कर रखा था, ठीक है। इसलिए अंग्रेज इस समय देखें तो इस तरह की सफलता प्राप्त हो पाए। तो त्रिचिरापल्ली का घेरा असफल रहा, अर्काट का घेराबंदी सफल रहा, है ना। मोहम्मद अली को अर्काट का अंग्रेजों ने नवाब बना दिया, मोहम्मद अली को। चंदा साहिब मारा गया, डुप्ले को एक तरह से नुकसान हुआ इसमें। अब डुप्ले को गुस्सा आएगा, डुप्ले क्या करेगा, अब देखो तो वो वापस मद्रास की घेराबंदी करेगा, अंग्रेजों का जो गढ़ है वहीं अटैक करेगा। और उसके लिए, उससे पहले वो डुप्ले इस समय बहुत ही चालाकी से अंग्रेजों के जो मददगार हैं, अर्थात मराठा और मैसूर को भी अपने पक्ष में कर लेता है और तंजोर को तटस्थ रहने के लिए तैयार कर लेता है। और इस तरह से वो इनकी मदद से, मराठा और मैसूर की मदद से इस समय मद्रास का घेरा करता है। और इस समय बुसी, जो कि इस समय बुसी हैदराबाद में, है ना, संरक्षक के रूप में, है ना। जैसे कि हमने देखा कि जब सलावत जंग, है ना, जब मुजफ्फर जंग को, है ना, मुजफ्फर जंग तो नवाब बनने से पहले ही मारा गया, सलावत जंग राजा बना, नवाब बना, तो हैदराबाद में डुप्ले ने, है ना, अपना एक एजेंट नियुक्त किया था, रेजिडेंट बुस्सी को। यहीं से सहायक संधि, हम कहते हैं सहायक संधि की नींव डुप्ले ने रखा है भारत।
तो किस कंटेक्स्ट में? तो हैदराबाद में बुस्सी को नवाब के दरबार में एक एक एजेंट के रूप में रखा था, एक रेजिडेंट के रूप में रखा था, जो कि हम देखते हैं बाद में सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली लाता है। तो उसकी शुरुआत डुप्ले ने भारत में किया, फिर बाद में क्लाइव देखते हैं अवध के साथ। तो भारत में सबसे पहले सहायक संधि ध्यान रखना है, डुप्ले ने हैदराबाद के संदर्भ में, है ना, वहां जनरल बुस्सी को रेजिडेंट नियुक्त किया करवाया था इस समय। और इसी आधार पर हैदराबाद इस समय एक तरह से देखें तो फ्रांसीसियों के अंडर में था, क्योंकि सलावत जंग फ्रांसीसियों ने नवाब बनाया था और वहां बुस्सी फ्रांसीसियों का प्रतिनिधि के रूप में बैठा हुआ था। लेकिन डुप्ले ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मद्रास को घेरने, मद्रास को जीतने के चक्कर में उसने बुस्सी को हैदराबाद से मद्रास बुला लिया। इससे हैदराबाद भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। इस समय हैदराबाद का जो नवाब था सलावत जंग, वो भी डर कर अंग्रेजों का पक्ष में चला गया, अंग्रेजों का साथ दे दिया। और इस तरह से डुप्ले मद्रास पर आक्रमण, मद्रास को जीतने की कोशिश, इसमें हार फिर जीत, फिर हार फिर जीत, इससे काफी समय खराब हुआ। और उधर फ्रांस की सरकार इस तरह के ना लंबे युद्धों से परेशान हो चुका था। उनको ऐसा लगने लगा था कि हमारी कंपनी वहां मुनाफा कमाने गई है कि हमें घाटा देने के लिए। तो गुस्से में आकर इसी दौरान देखते हैं द्वितीय कोंगल कर्नाटक युद्ध के दौरान ही इस समय गुस्से में फ्रांस की सरकार डुप्ले को बुला लेता है। ईयर 1754 में डुप्ले को वापस बुला लेता है कि आजा, तुमसे नहीं हो पाएगा। और डुप्ले के स्थान पर, है ना, डुप्ले के स्थान पर गोडेहू गोडेहू को फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बना देता है, जो कि बहुत ही अदूरदर्शी व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति था गोडेहू। अंततः, है ना, मद्रास की घेराबंदी, है ना, असफल रहता है, मद्रास को जीत नहीं पाता है और अंततः गोडेहू को संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों के साथ, है ना। और इस तरह से इस संधि से यह द्वितीय अंगल कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। कौन सी संधि से? तो पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी की संधि, ईयर 1755। इस संधि से द्वितीय अंगल कर्नाटक युद्ध समाप्त। इस संधि से यह होता है कि अब दोनों ही कंपनी, है ना, मतलब फ्रांस की कंपनी और इंग्लैंड की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यह तय करता है कि अब हम दोनों यहाँ के राजनीतिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी देखो तो दोनों राज्यों में अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित सलावत जंग हैदराबाद में नवाब, जो अंग्रेजों के साथ हो लिया है, और मोहम्मद अली जो कर्नाटक का नवाब है, वो भी अंग्रेजों के साथ हो लिया है। तो अब काहे का हस्तक्षेप? तो इस संधि से अंग्रेजों को बढ़त मिल जाती है और डुप्ले का रवाना होना, मतलब इस द्वितीय अंगल कर्नाटक युद्ध ने ही एक तरह से डिसाइड कर दिया कि भारत में अब कौन राज करेगा। क्योंकि इस संधि में एक तरह से देखो तो फ्रांसीसियों को नुकसान हुआ है, क्योंकि संधि में यह हुआ कि अब कोई भी किसी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इस समय हैदराबाद, कर्नाटक दोनों ही अंग्रेजों के मित्र हैं। फ्रांस का तो कोई मित्र है ही नहीं, तो काहे का हस्तक्षेप? तो फ्रांस इस समय कमजोर हो चुका, फ्रांसीसी कंपनी भारत में द्वितीय अंगल कर्नाटक युद्ध के पश्चात। तो द्वितीय अंगल कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। लेकिन पुनः एक वर्ष बाद ही हम देखते हैं वापस यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस आपस में भिड़ पड़ता है। ये है डुप्ले, जोसेफ फ्रैंकोस डुप्ले। ये 1742 से लेकर 1754 तक गवर्नर रहा था। बहुत ही योग्य व्यक्ति, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। लेकिन जिस तरह से द्वितीय अंगल कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांस की सरकार के द्वारा इसको बुला लिया जाना,
यही यही फ्रांसीसियों का हार। अगर डुप्ले शायद वो रहता तो शायद नतीजा कुछ और होता। और अगर डुप्ले को सफलता मिल जाती, इस समय वो मद्रास को जीत लेता और अंग्रेजों को परास्त कर देता, तो शायद भारत में अंग्रेजों का नहीं बल्कि फ्रांसीसियों का शासन। तो द्वितीय कर्नाटक ओंगोल कर्नाटक युद्ध ने ही एक तरह से निर्धारित कर दिया था कि भारत में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही रहेगा। इसका जन्म बहुत ही एलिट परिवार में हुआ था, लेकिन इनका अंत जो है बहुत गरीबी में बीता डुप्ले का, क्योंकि उसमें फ्रांस में बुला लिया गया, फिर उनको वहां सजा मिली, फिर बहुत गरीबी में इनका जीवन। तो तीसरा, नेक्स्ट जो तीसरा ओंगोल कर्नाटक है ना, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक युद्ध है, ओंगोल कर्नाटिक युद्ध, कर्नाटक युद्ध, कर्नाटिक या कर्नाटक है ना। ऐसे देखा जाए तो यह युद्ध भारत में शुरू हुआ 1758 से 63, लेकिन यह इस युद्ध का कारण था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 साल चलने वाला सप्तवर्षीय युद्ध, है ना, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वॉर। ठीक, ये 7 ईयर वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ईयर 1756 टू 63 के बीच में चला था। और यह युद्ध न केवल यूरोप में लड़ा गया बल्कि अमेरिका में भी और भारत में भी लड़ा। ठीक, मतलब क्या संयोग है देखो कि इसी युद्ध यही युद्ध कारण बना, यही युद्ध कारण बना अमेरिका की आजादी की लड़ाई का, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। और यही युद्ध कारण बना भारत की गुलामी का, भारत की गुलामी, भारत का गुलाम बनने का कारण। भारत जो गुलाम बना वो इसी सप्तवर्षीय युद्ध का ही देन प्रभाव था। क्योंकि देखेंगे अमेरिका और इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड और फ्रांस, अमेरिका में भी यह युद्ध लड़ता है, सप्तवर्षीय युद्ध। और इस युद्ध में जब इंग्लैंड अंततः जीत जाता है ईयर 1763 में, तो इससे क्या होता है, इंग्लैंड जीत तो जाता है 7 साल की लड़ाई से, लेकिन इंग्लैंड की हालत काफी जर्जर हो जाती है। तो उस हालत में सुधार के लिए कंपनसेशन अमेरिकियों पर थोप देता है, अमेरिकी उपनिवेशों पर थोपता है, अर्थात अमेरिका पर, अमेरिकी कॉलोनियों पर जो अंग्रेजों ने नाम मात्र के सिर्फ, है ना, एक सांकेतिक रूप से जो कर वगैरह लगा रखा था, वो 1763 के बाद उन पर सख्ती से लागू करने की कोशिश करता है। और यहीं से अमेरिकी भड़क जाता है और अमेरिकी संगठित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता है। वहीं हम देखते हैं कि इसी युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों का बिल्कुल सफाया हो जाता है। इस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी तो रहता है, लेकिन केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, ना ही वो यहाँ अपनी कंपनी में किसी तरह की सेना रख सकता है और ना ही किसी क्षेत्र पर अधिकार कर सकता है। वो सिर्फ भारत में व्यापार कर सकता है और कुछ, तो मतलब भारत पर अधिकार कौन करेगा, अंग्रेज। तो ये दोनों ही, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और भारत की गुलामी, भारत में गुलामी, भारत में गुलामी, है ना, या भारत का गुलामी या भारत अधीन कर, वो दोनों की शुरुआत इसी युद्ध से। तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड में, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और इसी दौरान भारत में भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में जब इंग्लैंड और फ्रांस के सैनिक लड़ेगा तो भारत में भी लड़ेगा, क्योंकि भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी। तो यह लड़ाई भारत में शुरू होती है यह 1758। इस समय हम देखते हैं, है ना, कि फ्रांस भारत में अपने हितों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेनापति काउंट डी लाली, है ना, लाली जी को भेजता है कि जाओ और अंग्रेजों को वहां सबक सिखाओ। ठीक, तो अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए यहाँ युद्ध शुरू करता है ना। और युद्ध शुरू होता है कि तंजौर, है ना, जो कि एक स्वतंत्र रियासत है और अंग्रेजों के सहयोगी हैं, इस पर काउंट दे लाली आक्रमण कर देता है, क्योंकि वो इन पर बकाया था, कुछ बकाया वसूलने के बहाने से उसने तंजौर पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही तंजौर पर आक्रमण किया, अंग्रेज, है ना, क्योंकि अंग्रेज का मित्र राज्य था ये तंजौर, तो अंग्रेज टूट पड़ता है,
काउंट दिलाली पर, फ्रांसीसी कंपनी पर। इस तरह से दोनों के बीच गुत्थम-गुत्ती लड़ाइयाँ चलती है, कई छोटे-मोटे लड़ाइयाँ होती है इस दौरान, और फिर अंततः अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई होती है, वो है वॉन्डी वॉस का युद्ध। ये मद्रास और पौंडीचेरी, मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में ही वॉन्डी वॉस नाम का जगह है, जहां दोनों के सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है ना, वॉन्डी वॉस का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों को बिल्कुल वॉश कर देता है भारत से, मतलब सफाया हो जाता है। तो इस तरह से वॉन्डी वॉस के युद्ध से अंग्रेज परास्त, फ्रांसीसी परास्त हो जाते 1760 में। ठीक इससे एक साल पहले डचों को भी याद है, डचों को भी परास्त किया था। इससे ठीक एक साल पहले 1759 बेदारा का युद्ध। क्योंकि इस समय तक देखो तो ये अंग्रेज के सामने ये नहीं अड़ता फ्रांस से। तृतीय अंगल युद्ध के समय देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शक्तिशाली हो चुका था। क्यों? क्योंकि पलासी का युद्ध, बंगाल में किंग मेकर, बहुत सारा धन, मिर्जा जाफर ने खूब धन दिया क्लाइव को, क्लाइव बहुत शक्तिशाली हो चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी काफी शक्तिशाली हो चुका था, तो ये फ्रेंच कंपनी कहां से? तो अब आज कुछ छोटे मोटे लड़ाइयों के बीच में है ना 1760 में अंतिम निर्णायक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने बिल्कुल वॉश कर दिया, सफाया कर दिया। कहा? बॉन्डी वॉश। और इस तरह से अंग्रेज का भारत में वर्चस्व। इसी युद्ध के पश्चात है ना भारत में ये तो सफाया हो गया इसका, लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ कब? ईयर 1763 में पेरिस की संधि से तृतीय अंगल युद्ध समाप्त हुआ। ऐसे तो समाप्त हो गया था, वॉन्डी वॉस में ही समाप्त कर दिया था, लेकिन अंत हुआ पेरिस की संधि से ईयर 1763 में। इस संधि के तहत यह हुआ कि अब भारत में फ्रांस की कंपनी केवल, है ना, केवल चंद्रनगर, जो इनका था चंद्रनगर, और पौंडीचेरी, है ना, में सिर्फ व्यापारिक कोठियां रहेगी इनकी, व्यापार करेंगे। व्यापार के अलावा, यहाँ व्यापार के अलावा वो किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होगा, ना ही वो किसी भी तरह का सेना रख सकता है, सेना भी नहीं रखेगा अब फ्रांसीसी का, है ना, और ना ही किसी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करे, ना ही कोई क्षेत्र पर अधिकार करे। तो मतलब इस संधि के पश्चात फ्रांसीसी भारत में बना रहा। कहाँ बना रहा? पौंडीचेरी में, चंद्रनगर में, चंदन नगर में। बाकी वो सिर्फ व्यापार करे, कोई सेना नहीं रख सकता। तो इस तरह से फ्रांसीसियों का भारत से सफर। अब अंग्रेज ही भारत में, ठीक? तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक क्लर्क था, है ना, किस तरह से मद्रास के घेरा से वो फिर तो गवर्नर जनरल बन गया और किंग मेकर बन गया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर बन गया। वहीं डुप्ले, जिसने सारा दिमाग, सारा उपाय किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। इसके लिए डुप्ले की भी कुछ व्यक्तित्व ऐसा था, और फ्रांस की कंपनी, फ्रांस की सरकार, ये सरकारी कंपनी थी, पॉलिसी अच्छी नहीं थी। सेना भी फ्रांसीसियों की इस नौसेना अंग्रेजों की तुलना में काफी कमजोर था, और भी बहुत सारे कारण थे जिससे भारत से फ्रांसीसियों का तो ये तो भारत में अब सिर्फ अंग्रेज ईस्ट इंडिया। अब हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से वन बाय वन सारे राज्यों को जीता और भारत। देखो ये जो क्लासें, ये जो वीडियोस हैं, ये है ना थोड़े डेप्थ में है ना, इसमें आप जैसे है ना यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, हिस्ट्री वाला, इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इससे। और दूसरे एग्जाम्स में भी फ़ायदा है, क्योंकि आजकल तो देखो कि एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम्स में भी मतलब मे बी क्वेश्चंस के लेवल्स ईयर बाय ईयर काफ़ी टफ होता जा रहा है। तो तैयारी तो टफ लेवल पर ही करनी चाहिए, भले है ना लिपिक का भी एग्जाम दे रहे हो या जो भी है, लेकिन तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
और मेरा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स पर कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए। मतलब हमारा कोशिश ये रहता है कि जो पढ़ाया गया है उससे बाहर प्रश्न ना हो। तो हमारे वीडियोज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा